Friends, welcome on Europedia and ECP, and this particular video is the second lecture of disaster management. डिज़ास्टर मैनेजमेंट एनवायरनमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको मैं कुछ लेक्चर्स में कवर करूंगा। डिज़ास्टर मैनेजमेंट होता क्या है, हमने पिछले लेक्चर में पहले लेक्चर में देखा था कि जो डिज़ास्टर है वो दो तरह का होता है। एक मैन मेड डिज़ास्टर, जैसे ट्रेन एक्सीडेंट हो जाए या इवन अर्थक्वेक वगैरह भी मैन मेड डिज़ास्टर के अंदर आ जाते हैं। आप जो मैन मेड एक्टिविटीज़ हैं, आर्टिफिशियल एक्टिविटीज़ हैं, उनके चलते, जैसे अगर आप कहीं पे आपने आर्टिफिशियल लेक क्रिएट कर लिया तो उससे सी बेड, उस पर लैंड पे प्रेशर पड़ता है एंड उससे वॉल्केनिक इरप्शन हो सकता है जिससे अर्थक्वेक आ सकता है। सो बेसिकली मैन मेड और नेचुरल डिज़ास्टर दो तरीके से हमने पीछे एक पूरा क्लासिफिकेशन टेबल पढ़ा था। लेक्चर 1 आप जरूर देख लीजिएगा, मिस ना करना उसको। फिर हमने देखा था कि डिज़ास्टर जो मैनेजमेंट है उसका मतलब क्या है, इंडिया में कौन सा ऐसा बॉडी है, कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सा ऐसा एक्ट है जो नेचुरल डिज़ास्टर के साथ डील करता है। नेचुरल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब बना था और नेचुरल डिज़ास्टर जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट रिलीफ फोर्सेस है वो क्या हैं और क्या स्टेजेस होती हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट की, वो हमने देखा था। तो इम्पॉर्टेंट लेक्चर था जिसमें से काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं जो हमने पिछले देखा था। आज मैं कुछ रीसेंट जो डिज़ास्टर हो रहे हैं इंडिया के अंदर उनके बारे में डिस्कस करूंगा एंड कुछ और इन्फॉर्मेशन इसके थ्रू हम गैदर करेंगे। यूरोपीडिया के ऊपर जो आपको वीडियोस मिलते हैं वो शॉर्ट ड्यूरेशन बट काफ़ी इफ़ेक्टिव और टू द पॉइंट वीडियोस होते हैं अलॉन्ग विद द कंटेंट जो एग्ज़ाम में आपके आ सकते हैं। जितने भी एनवायरनमेंट के एग्ज़ाम्स हैं आपके ऑल ओवर इंडिया, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या और डिपार्टमेंट्स में, जैसे पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश, तीनों में एनवायरनमेंट का एग्ज़ाम निकला हुआ है, तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक उसके लिए है। सो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर। और ये मैं जो टॉपिक आपको दे रहा हूँ अभी, ये जूनियर एनवायरनमेंट इंजीनियर, असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर का जो एग्ज़ाम पंजाब में निकला है उसके लिए दे रहा हूँ। और उस एग्ज़ाम के सिलेबस में फ्लड, अर्थक्वेक, साइक्लोन, लैंडस्लाइड्स, इनके बारे में बात किया हुआ है। और ये यूरोपीडिया का एक डेडिकेटेड डोमेन है एनवायरनमेंट का, हमारा डेडिकेटेड चैनल है एनवायरनमेंट के ऊपर। इंडिया में कोई भी एग्ज़ाम एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो, यू कैन प्रिपेयर विद यूरोपीडिया ऑन दैट। ये पैटर्न है एग्ज़ाम पैटर्न, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है, जिसमें 120 क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आपका सिलेबस, जिसमें 4 टॉपिक्स हैं और 20 क्वेश्चंस आपके जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, मेंटल एबिलिटी, वो सारे का सारा पार्ट है। तो जो आपका पार्ट ए है सिलेबस का, उसमें 4 टॉपिक हैं, जिसमें एयर पोल्यूशन एक टॉपिक है। एयर पोल्यूशन के साथ साथ जो टॉपिक हैं आपके सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के टॉपिक हैं, जो आप अपना सिविल इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ते हो, वही जो आप सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ते हो वही टॉपिक आपके दे रखे हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में। फिर आपका हाइड्रोलॉजी एंड ग्राउंड वर्क का टॉपिक है। हाइड्रोलॉजी एंड ग्राउंड वर्क में से क्वेश्चन आपके आने के चांस हैं यहाँ पे। ये आपका जो 4 चैप्टर है, 4 यूनिट्स, जिसमें से 100 क्वेश्चंस आपके आएंगे, तो मान के चलिए आपके पूरा सिलेबस वो कवर करेंगे। और फिर एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल स्टडीज़, ये आपका चौथा यूनिट है। अब इस चौथे यूनिट में काफ़ी स्टूडेंट्स डरते हैं, घबराते हैं, लेकिन ये बहुत सिंपल यूनिट है। इसमें वेरी सिंपल इसमें से क्वेश्चंस बनेंगे आपके, और उसी में डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक टॉपिक है जिसको अभी हम लोग प्रेजेंटली कर रहे हैं। अब डिज़ास्टर मैनेजमेंट में आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करेंगे हम अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स ऑफ लैंडस्लाइड, जो केरला में वायनाड में हुआ, एक पूरे का पूरा गांव जिसके अंदर पूरे का पूरा विलेज जिसके अंदर लैंडस्लाइड में चला गया। सो लेट्स स्टार्ट विद सम डिज़ास्टर्स इन इंडिया और वर्स्ट नेचुरल डिज़ास्टर्स इन इंडिया, जिसमें रिसेंट वाला जो था जुलाई 2024 वाला, वो है आपका केरला में वायनाड लैंडस्लाइड। हैवी रेनफॉल से क्या हुआ, मैसिव लैंडस्लाइड इसमें हुआ हिली रीजन में, जिसमें पूरा का पूरा गांव आपका मड और डेब्रिस में दब गया। मैसिव स्केल इसकी थी और वर्स्ट है केरला की हिस्ट्री में, और कैजुअलिटी काउंट बहुत ज़्यादा है, 200 से ज़्यादा इसमें लोग मर चुके हैं। रेस्क्यू चैलेंज है इसमें, क्योंकि हैवी रेनफॉल हो रहा है और कनेक्टिविटी पुअर है। अभी आर्मी ने उसमें ब्रिज वगैरह बनवाया। इसके कई कॉजेज़ हो सकते हैं, जैसे हैवी रेनफॉल, डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज को इसका मेन रीज़न बताया जा रहा है, बिकॉज क्लाइमेट चेंज के चलते आपका जो एक वेदर, एक्सट्रीम वेदर ऑब्जर्व करने को मिल रहे हैं। कई जगह पे ड्रॉट है, कई जगह पे फ्लड है, कई जगह पे फॉरेस्ट फायर है। तो आपका जो क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज और एक्सट्रीम वेदर फिनोमेनास, उनके चलते आपका ये सारे के सारा चीज़ों को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं।
सो ये सारा आपका जो केरला में एपिसोड हुआ लैंडस्लाइड का, ये उससे रिलेटेड, इसमें कहीं ना कहीं उससे इसका रिलेशन बनता है, उसके साथ ये कनेक्टेड है। अब इसमें जो इम्पैक्ट है वो बेसिकली एंटायर विलेज रिड्यूस टू रबल और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस यहाँ पे हुआ। मैंने नेचुरल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट, जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट, सॉरी, जो हमने नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 देखा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिज़ास्टर मैनेजमेंट की वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर होती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट उसको इंफॉर्मेशन, लॉजिस्टिक्स एंड फाइनेंशियल सपोर्ट वगैरह देता है। और एनडीआरएफ की जो नेशनल डिज़ास्टर रिलीफ फोर्स है, जो एनडीआरएफ की बटालियंस हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर एनडीआरएफ काम करती है, उसकी जो बटालियंस है उसको भेजा जाता है रिलीफ ऑपरेशंस के लिए। पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्मी को भी लगाया जाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को सपोर्ट देना होता है स्टेट गवर्नमेंट को। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो इंडिया के अंदर है कि मतलब सेंटर स्टेट गवर्नमेंट मिलके काम करेंगी, उसमें अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करेगी तो ऐसे केसेस में ट्रबल आता है। और अभी पार्लियामेंट्री सेशन इज़ इन प्लेस, पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ जरूर सेंटर के ऊपर एलिगेशन लगा रही हैं कि उन्होंने हमें इन टाइम वार्न नहीं किया। अर्ली वार्निंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो होम मिनिस्टर हैं इंडिया के, होम मिनिस्ट्री इसको जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है, दैट मिनिस्ट्री इज़ होम मिनिस्ट्री। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट, वैसे तो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसको जो चीफ हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लेकिन होम मिनिस्ट्री इसका बेसिकली एक कंट्रोलिंग मिनिस्ट्री है। और अमित शाह जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि हमने वार्न किया था 23 जुलाई, 24 जुलाई, 25 जुलाई, ऐसा वार्न किया था स्टेट को कि ऐसे कुछ होने वाला है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट उसको डिक्लाइन करती है कि हमें कोई वार्निंग नहीं मिला था। सो बेसिकली ये सारे के सारा अर्ली वार्निंग, एक टेक्नोलॉजी और अर्ली वार्निंग जो है वो ऐसी चीज़ों को रोक सकती है। उससे पहले इसी तरह की फ्लड्स, उत्तराखंड एक बहुत ही वनरेबल स्टेट है जहाँ पे बहुत सा लैंडस्लाइड और फ्लड ऐसे चीज़ों को देखने को मिलता है। तो उत्तराखंड के अंदर भी फ्लड्स वगैरह की हमने बहुत ज़्यादा वहाँ चीज़ें देखी थी 2021 में, 2023 में। चमोली डिस्ट्रिक्ट आप ऑलरेडी जानते हैं, केदारनाथ वगैरह का जो एपिसोड हुआ था सारा, वहाँ पे भी बहुत एक लेक, जो पूरी की पूरी लेक से पानी आया था और पूरा का पूरा एरिया वॉश आउट हुआ था। तो उत्तराखंड में भी फ्लड्स वगैरह होते रहते हैं। उसी तरीके रीज़न इनके जो फ्लड्स के, फ्रीक्वेंट फ्लड्स के जो रीजंस हैं वो हैवी रेनफॉल, ग्लेशियर मेल्टिंग, जो उत्तराखंड का मैंने आपको बताया वो ग्लेशियर मेल्टिंग का केस था, केदारनाथ वगैरह का जो आपने देखा है, और अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक टर्म होती है डेवलपमेंट सस्टेनेबल होना चाहिए। अगर अनसस्टेनेबल है मतलब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, आज हम जोशीमठ एपिसोड भी डिस्कस करेंगे जिसमें एक चमोली डिस्ट्रिक्ट में प्लेस है जोशीमठ, और जोशीमठ जो है वो सबसिस्टेंस का शिकार है, मतलब वहाँ पे लैंड जो है सिंक कर रहा है, पूरे का पूरा एरिया वो सिंक कर रहा है। और उसका भी मेन जो रीज़न है वो लॉट ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ है, और जो फ्रेजाइल इकोसिस्टम है, जो फ्रेजाइल मतलब बहुत ही सेंसिटिव एरिया, जहाँ पे अगर तुम कुछ काम करोगे नेचर के साथ डेवलपमेंट इंटरफेरेंस होगा तो वहाँ पे आपका नेचुरल डिज़ास्टर आने के चांस हैं। तो फ्रेजाइल इकोसिस्टम जो है वो उससे बहुत ही इम्पैक्ट होता है और डेवलपमेंट जो है सस्टेनेबल नहीं होती। खासकर हिली एरिया जो हिमालयन रीजन है, वहाँ पे अगर लॉट ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन करेंगे, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आप करेंगे, तो ये सब ट्रबल वहाँ पे आ सकती हैं। वार्निंग सिस्टम, जो बेसिकली आपका वार्निंग सिस्टम है, अर्ली वार्निंग सिस्टम, वो भी बहुत इफ़ेक्टिव नहीं है। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम भी एक मेन चैलेंज है यहाँ पे, जो बेसिकली देखा गया है। भुज अर्थक्वेक हुआ था 2001 में। नेचुरल डिज़ास्टर का एक और एग्जांपल आपका अर्थक्वेक है जिसको हमें पढ़ना है। तो अर्थक्वेक में अलग तरह के चैलेंजेस हैं, और मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि कुछ टाइप 2 जोन, टाइप 3 जोन, टाइप 4 जोन, टाइप 5 जोन में कुछ रीजन आते हैं एज पर द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक जो वहाँ पे हो सकता है। तो टाइप 5 जोन में हिमालयन रीजन में काफ़ी एरियाज आते हैं जो टाइप 5 जोन में, जहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी है, और भुज भी जो गुजरात का है वो उसी टाइप 4 जोन में आता है। 26 जनवरी को 2001 में 7.7 रिक्टर स्केल पे यहाँ पे एक कैटास्ट्रॉफिक अर्थक्वेक आया था। तो हमें कुछ जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं उनका नाम पता होना चाहिए। उसी तरीके से 1999 में एक सुपर साइक्लोन आया था उड़ीसा के अंदर। अब ये वो आपके कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स हैं जिनसे ये पता लगता है कि इंडिया कितना डाइवर्स कंट्री है। अर्थक्वेक, फ्लड, लैंडस्लाइड, साइक्लोन, सुनामी, ये सारे के सारे, फॉरेस्ट फायर्स,
ये सारे के सारे आपके जो इवेंट्स हैं, इनसे ये पता लगता है कि कितना इकोसिस्टम फ्रेजाइल है इंडिया का और कितना वहाँ पे भयंकर टाइप की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इंडियन ओशन सुनामी आया था जिसमें बहुत से लोग मरे थे। 2004 में इंडियन ओशन में अर्थक्वेक आया था और उसके बाद सुनामी आया था। अर्थक्वेक जब होता है बेसिकली सी के अंदर कोई अर्थक्वेक आता है तो उससे ऑब्वियसली सी वेव्स क्रिएट होती हैं और वो सी वेव्स जब कोस्ट के ऊपर पहुंचती हैं, पोर्ट के ऊपर पहुंचती हैं तो बहुत बड़ा एक बेसिकली एक एनर्जी क्रिएट हो जाती है उसमें और वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है सुनामी। सो ये भी उसका एक हमने देखा था, सुनामी का इम्पैक्ट देखा था। जोशीमठ एंड लैंड सब्सिडेंस, अब ये एक लैंड सिंकिंग केस है। ये डायग्राम अगर आप देख रहे हैं तो अगर जोशीमठ एरिया जो चमोली डिस्ट्रिक्ट में है उत्तराखंड के, अगर आप जोशीमठ जाएंगे तो आपको वहाँ दिखेगा कि जो घर हैं उनमें क्रैक्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। लोगों के घर में क्रैक्स कब प्रोड्यूस होते हैं? जब फाउंडेशन आपकी सिंक करना स्टार्ट करती है। तो घर की फाउंडेशन अगर सिंक कर रही है तो वहाँ पे आपको बहुत से क्रैक्स वगैरह बिल्डिंग्स में आना स्टार्ट हो जाते हैं और जिससे बिल्डिंग्स गिरना स्टार्ट हो जाती हैं। देखो दो टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, एक सब्सिडेंस और एक लैंड स्लाइड। लिंक्ड है, सब्सिडेंस होता है सिंक करना और लैंड स्लाइड होता है लैंड का गिरना। जो पहाड़ रोड आपने बनाया, रोड के किनारे हिल है, जब रोड आपने बनाया तो आपने कुछ वहाँ पे पहाड़ को आपने उसको डिगिंग किया तो जो मिट्टी पहाड़ के ऊपर है वो नीचे गिर जाएगी, उसको लैंड स्लाइड बोलते हैं। लैंड का गिर जाना लैंड स्लाइड, लैंड का धंस जाना, सिंक हो जाना सब्सिडेंस है। तो ये लैंड सब्सिडेंस केस है जोशीमठ में। और जोशीमठ का इंपॉर्टेंस ये है कि जो टूरिस्ट बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब ऐसे जगह जाते हैं वो बेसिकली जोशीमठ से होते हुए जाते हैं और इसको लैंड स्लाइड सब्सिडेंस जोन डिक्लेयर किया हुआ है। और यहाँ पे जो फैमिलीज रहती हैं वो बेसिकली एक हाईली डेंजरस जोन में अभी अपना लाइफ लीड कर रही हैं। ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे जो है, नेशनल हाईवे नंबर 7 जो चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में आता है, जोशीमठ उस ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे के ऊपर आता है। तो नेशनल हाईवे नंबर 7 जो ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे है चमोली डिस्ट्रिक्ट में, उसके ऊपर जोशीमठ आता है। और ये टूरिस्ट टाउन है एक्चुअली, और रात को लोग यहाँ पे रुकते हैं। जिन्होंने बद्रीनाथ जाना है, वैली ऑफ फ्लावर जाना है, हेमकुंड साहिब जाना है, वो रात को यहाँ पे रुकते हैं। और जोशीमठ जो है वो उसकी बहुत स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है और ये आर्मी का एक इम्पॉर्टेंट कैंटोनमेंट भी है। और ये सिस्मिक जोन 5 में आता है। अर्थक्वेक के सिस्मिक जोन 2, 3, 4, 5 हमने देखा था, उसी के अंदर ये आता है। और भी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 4 ऐसे मठ हैं, मेन मोनेस्ट्रीज हैं, मठ हैं जिनको आदि शंकराचार्य जी ने बोला था कि वो 4 मठ हैं। उन 4 मठ में कर्नाटका का श्रृंगेरी आता है, गुजरात का द्वारका आता है, उड़ीसा का पुरी आता है एंड जोशीमठ जो है जोशीमठ बद्रीनाथ नियर बद्रीनाथ उत्तराखंड में आता है। तो ये आपके 4 जो आपके मेन मठ हैं उनमें एक मठ जोशीमठ भी है। तो ये बेसिकली लोग यहाँ पे विजिट करते हैं और इसके इम्पोर्टेंस आप समझ सकते हैं क्या इसका कल्चरल एंड रिलीजियस इम्पोर्टेंस है। अब जोशीमठ सिंक क्यों कर रहा है, क्यों नीचे की तरफ जोशीमठ गिर रहा है, सब्सिडेंस का केस क्या है ये? तो बैकग्राउंड ये है कि सबसे पहले 2021 में लोगों ने ऑब्जर्व किया कि उनकी जो वॉल हैं, उनके जो घर हैं, उनकी जो बिल्डिंग है उसमें क्रैक्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्रैक्स उसमें हो रहे हैं। और चमोली डिस्ट्रिक्ट में वैसे भी बहुत लैंड स्लाइडिंग और फ्लड होता है, तो लोगों ने देखा कि वहाँ पे क्रैक्स आ रहे हैं घरों में। अब घर में क्रैक आते हैं अगर अर्थक्वेक हो, लेकिन सोचो अर्थक्वेक नहीं है फिर भी क्रैक्स आ रहे हैं। इसका मतलब जो आपका मैं कुछ फोटोग्राफ आपको दिखाऊंगा कि जो आपकी ये है लैंड है वो नीचे की तरफ सिंक हो रही है, वहाँ से उसका इम्पैक्ट आपको फील होना स्टार्ट होता है। और उत्तराखंड गवर्नमेंट का एक एक्सपर्ट पैनल ने ये देखा कि जो लैंड है वो बेसिकली सिंक कर रही है और ग्रेजुअल सिंकिंग जो है अर्थ की और सडन सिंकिंग जो है अर्थ की, वो बेसिकली जो सब सरफेस लेवल है वो नीचे उसमें डिस्प्लेस हो रहा है और उससे ये सारे का सारा चीज़ हो रहा है। इसके रीज़न कई हो सकते हैं, जैसे मिश्रा कमेटी रिपोर्ट 1976 एक मिश्रा कमेटी बनी थी जोशीमठ के ऊपर और उसने ये बताया था कि ये मेन रॉक के ऊपर नहीं बना हुआ है। जोशीमठ जो सिटी है वो एक मेन रॉक पे नहीं बना हुआ है, ये एक लैंड स्लाइड एरिया है एंशिएंट टाइम से। और दूसरा जो अलकनंदा और धौलीगंगा रिवर्स हैं वो बेसिकली अंडर कटिंग करते हैं, पानी जो उनका है वो अंडर कटिंग लैंड स्लाइड उससे प्रोड्यूस होती है। तो वो भी एक रीज़न है। जब लैंड स्लाइड होगा तो ऑब्वियसली नीचे की लैंड अगर खिसक जाएगी तो सब्सिडेंस हो जाएगा बाकी लैंड पे। तो इसका रिकमेंडेशन ये थी कि जो भी हैवी कंस्ट्रक्शन है
ब्लास्टिंग का काम है, डिगिंग का काम है, उसको बिल्कुल रोक दिया जाए, कंस्ट्रक्शन काम को उस जगह पे बिल्कुल रोक दिया जाए। ये उसका मिश्रा कमेटी की रिकमेंडेशन थी कि कंस्ट्रक्शन को रोक दिया जाए। जो रॉक्स हैं वो बेसिकली स्कैटर्ड रॉक्स हैं और उनको भर दिए जाए, और बेसिकली ऐसी जो रॉक्स वगैरह हैं, स्कैटर्ड रॉक्स हैं, उनको ओल्ड लैंडस्लाइड डेब्रिस से वो भरी हुई हैं और उसकी बियरिंग कैपेसिटी भी कम है। बियरिंग कैपेसिटी सिविल इंजीनियर्स जानते हैं, जब भी कोई कंस्ट्रक्शन करना होता है तो उस कंस्ट्रक्शन करने से पहले सॉइल टेस्टिंग होता है और उसमें आप देखते हैं कि बियरिंग कैपेसिटी वगैरह सॉइल की क्या है। तो वो बियरिंग कैपेसिटी या ये जगह मान लीजिए कि जोशीमठ जो था हिस्टोरिकली वो एक स्ट्रॉन्ग सॉइल नहीं है, सॉइल स्ट्रेंथ वहाँ पे नहीं है, मतलब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए था। तो एज इंजीनियर्स, एज साइंटिस्ट जो फाइंडिंग है वो यही है कि ये जगह सेफ नहीं है, इस पर कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन अब बहुत से लोगों के घर हैं वहाँ पे और लोग उसको रिलीजियस अपना एफिलिएशन से भी देखते हैं। तो कंस्ट्रक्शन कंपनी जैसे हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स है, आप जानते हैं उस पर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स होता है, नेशनल हाईवे है, वो कंस्ट्रक्शन होना है, तो ये चीज़ों के चलते भी प्रॉब्लम आती है। और जो विष्णु प्रयाग का जो रनिंग स्ट्रीम है और लैंडस्लाइड जो है वो भी इसका एक मेन लैंड इरोजन का रीज़न है। तो देखो इस तरीके की बहुत सा आप जोशीमठ देखोगे अगर, तो बहुत से लोगों के घरों में ऐसे क्रैक्स वगैरह वहाँ पे देखने को मिलते हैं जो सारे का सारा टाउन को, सिटी को अनसेफ कर देता है। लोगों ने जो घर बनाए वो अनसेफ हो जाते हैं। देखो सब्सिडेंस का टिपिकल केस है, नीचे की तरफ ज़मीन धंस रही है, ये देखो जो आपने बना रखे हैं, बिल्डिंग्स बना रखी हैं, वो नीचे की तरफ धंस रहा है, जो सब्सिडेंस का एक टिपिकल केस है। तो जोशीमठ कहाँ जैसे आता है, ये देखो आप बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, अल्मोड़ा, उत्तराखंड में ये आपका जोशीमठ का लोकेशन है। तो बद्रीनाथ के बहुत ही क्लोज है ये जोशीमठ, और ये 500 मीटर डेब्रिस के ऊपर बना हुआ है। लो सॉइल बियरिंग कैपेसिटी है इसकी, ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही पुअर है ड्यू टू अनप्लान्ड सेटलमेंट। और अगर आप देखोगे तो इंडिया में मेजॉरिटी प्लेसेस में जो वाटर लॉगिंग वगैरह का इशू है वो पुअर ड्रेनेज सिस्टम है। अभी हमने दिल्ली में भी देखा, कुछ बेसमेंट में कुछ स्टूडेंट्स की डेथ हुई और कुछ इश्यूज आए, वो पुअर ड्रेनेज सिस्टम से उसका रिलेशन है। ड्रेनेज सिस्टम नहीं होगा तो ऑब्वियसली वो वाटर लॉगिंग होगा उसमें। एनटीपीसी की टनल जब बन रही है वो भी एक रीज़न हो सकता है। पॉपुलेशन और टूरिज्म प्रेशर भी एक रीज़न हो सकता है। डिफॉरेस्टेशन रीज़न हो सकता है। सब सरफेस ग्राउंड मोशन जो होती है, आप जानते हैं हिमालयंस आर द यंगर मोस्ट पीक्स इन द वर्ल्ड, तो वो प्लेट टेक्टोनिक्स भी उसका एक रीज़न हो सकता है। और लीकेज एंड फ्लो ऑफ वाटर एट प्लेसेस, दैट कैन बी द रीज़न। सो ये सारे रीज़न हो सकते हैं जोशीमठ के एपिसोड के। अब इसको क्या किया जा सकता है, इसको कैसे बचाया जा सकता है? पहले तो जितना भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ है, हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बनने हैं, कंस्ट्रक्शन होनी है, उसको रोका जाए और जो लोग हैं उनको सेफ प्लेस पे पहुंचाया जाए। लोगों को बताया जाए कि ये बहुत ही अनसेफ है, सो दैट दे गो टू द सेफर प्लेसेस, एंड ये कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट सारा रोक दिया जाए। ड्रेनेज प्लानिंग बहुत अच्छे तरीके से की जाए। पुअर ड्रेनेज एंड सीवर मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा रीज़न होता है इसका। तो ड्रेनेज एंड सीवरेज को इफेक्टिवली मैनेज किया जाए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लांटेशन यहाँ पे की जाए, क्योंकि सॉइल की कैपेसिटी को रिटेन करना है अगर, और सॉइल इरोजन को अगर रोकना है, लैंडस्लाइड को अगर रोकना है, सॉइल इरोजन, लैंडस्लाइड, इसको रोकना है तो आपको प्लांटेशन करना पड़ेगा। तो ट्रीज़ को प्लांट करना भी एक इसका सोल्यूशन है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके कोऑर्डिनेट एफर्ट करना पड़ेगा, सो दैट जोशीमठ को बचाया जा सके। वेदर फोरकास्टिंग, अर्ली वार्निंग सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए जो आपका टेक्नोलॉजी है ना, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में टेक्नोलॉजीज़ है, जीपीएस सिस्टम वगैरह है, अर्ली वार्निंग सिस्टम होता है जहाँ पर बता दिया जाता है कि ऐसा कुछ चीज़ होने वाला है। तो अगर हैवी रेन या कुछ ऐसी चीज़ होने वाली है, अर्ली वार्निंग सिस्टम अगर हमारा इफेक्टिव हो तो उससे बहुत सी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सकता है और बहुत सी जो लाइफ्स है उनको सेव किया जा सकता है। तो वयनाड में जो केरला में अभी डिज़ास्टर हुआ, जो जिसमें काफ़ी लोग मरे, हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाइड, डेब्रिस के अंदर दब गए, तो उन चीज़ों को रोका जा सकता है अगर अर्ली वार्निंग सिस्टम जैसा इफेक्टिव सिस्टम क्रिएट हो जाए, तो अर्ली वार्निंग सिस्टम वहाँ पे दिया जा सकता है। तो वो भी एक बेसिकली हमें देखना पड़ेगा कैसे उसको करें। अब लैंड सबसिस्टेंस होता क्या है? एक लैंड स्लाइड चीज़ होती है, एक लैंड सबसिस्टेंस होता है। तो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय लैंड सबसिस्टेंस? वी नीड टू सी व्हाट इज़ द लैंड सबसिस्टेंस एंड हाउ वी कैन प्रिवेंट द लैंड सबसिस्टेंस। तो लैंड सबसिस्टेंस जो है वो ग्रेजुअल सेटलिंग और सडन
सिंकिंग ऑफ द लैंड को बोलते हैं, जो ग्रेजुअल भी होता है, सडन भी होता है। सेटलिंग एंड सिंकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस के बैठ जाने को लैंड सबसिस्टेंस बोलते हैं, कि लैंड बैठ गई सारी की सारी, ये चीज़ होती है। अब सबसिस्टेंस या सिंकिंग ऑफ द ग्राउंड, ग्राउंड मटेरियल मूवमेंट की वजह से होता है। जो वाटर है, गैस है, ऑयल है, मिनरल रिसोर्स है, ग्राउंड से जब बाहर निकाल लिए जाते हैं, जैसे माइनिंग एक्टिविटी वगैरह कर दी जाती हैं, पंपिंग, फ्रैंकिंग, माइनिंग एक्टिविटी, उससे लैंड का सबसिस्टेंस होता है। ये नेचुरल जो इवेंट्स हैं, जैसे अर्थक्वेक है, फिर आपका और इरोजन है, ये सारा उसकी वजह से होता है। दिस इज कॉल्ड लैंड सबसिस्टेंस। कुछ और इसमें टेक्निकल टर्म्स जो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे लोएस्ट डिपॉजिट्स एंड ऑल, इनको एक बार गो थ्रू कर लेना आप, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है कि लैंड सबसिस्टेंस का कारण क्या है, क्यों लैंड सबसिस्टेंस होता है, या जोशीमठ में मेन ट्रबल क्या चल रही है, ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। ये बहुत बड़े एरिया में भी लैंड सबसिस्टेंस होता है, जैसे जोशीमठ अपने आप में पूरा सिटी टाउन है वो, तो पूरे स्टेट में, प्रोविंस में ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। ये देखिए जैसा आपको दिख रहा है, ये सबसिस्टेंस आपने पॉजिटिवली कहीं ना कहीं देखा होगा, आप रोड पे भी आपको देखने को मिल जाता है, थोड़ा सा धंस जाता है। रोड तो आर्टिफिशियली हम लोगों ने बनाए होते हैं, अगर उसकी स्ट्रेंथ टेस्ट ढंग से नहीं किया होता है सॉइल का, तो वहाँ पे लैंड सबसिस्टेंस आपको देखने को मिलता है। आपको पता लगता है कि हाँ, ये लैंड सबसिस्टेंस की प्रॉब्लम है यहाँ पे, राइट। लैंड सबसिस्टेंस और लैंड स्लाइड क्या चीज़ होता है? लैंड स्लाइड होता है मूवमेंट ऑफ मास ऑफ रॉक, डेब्रिस और अर्थ डाउन द स्लोप। सो ये ऊपर से जमीन गिर जाना, उसको लैंड स्लाइड बोलते हैं। और डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द सॉयल एंड रॉक अंडर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के चलते वो नीचे की तरफ गिरना किसी चीज़ का, उसको लैंड स्लाइड बोलते हैं। और 5 मोड होते हैं स्लोप मूवमेंट के, फॉल, टॉपल, स्लाइड, स्प्रेड, फ्लो। ये सारी टेक्निकल टर्म्स आपको लैंड स्लाइड से रिलेटेड है। एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लैंड स्लाइडिंग टर्मिनोलॉजी, इज नॉट रिलेटेड टू लैंड स्लाइडिंग, इज नॉट अ लैंड स्लाइड टर्म। उसमें एक वो दे देगा आपको फॉल, टॉपल, फिर सबसिस्टेंस भी दे देगा। ए चॉइस लैंड फॉल, बी चॉइस टॉपल, सी चॉइस स्लाइड, डी सबसिस्टेंस। तो सबसिस्टेंस जो है वो आपका, सबसिस्टेंस जो है वो आपका इससे रिलेटेड नहीं है, वो लैंड स्लाइड से रिलेटेड नहीं है। तो आपको ये टर्म्स पता होनी चाहिए कि दीज ऑल टर्म्स आर रिलेटेड टू लैंड स्लाइडिंग। ये तो टिपिकल जो आपको डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे, ये आपका लैंड स्लाइड से रिलेटेड है। तो 2 टर्म्स आपने पढ़ी, एक लैंड स्लाइड पढ़ी आपने, और एक आपने जो टर्म यहाँ पे देखा वो लैंड सबसिडेंस है। सो लैंड सबसिडेंस एंड लैंड स्लाइड, ये 2 टर्म्स आपको पता होनी चाहिए क्या टर्म्स हैं। ओके, अब ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एनडीएमए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनडीएमए एंड एनडीएनआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, एनडीआरएफ, ये 2 टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। और इंडिया की सबसे जो टॉप पे बैठी हुई है अथॉरिटी जो डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है, वो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। और ये जो है ये गवर्नमेंट ने बनाई थी इन हाई पावर्ड कमेटी बनाई थी एक 1999 में, और गुजरात अर्थक्वेक 2001 के बाद एक कमेटी, हाई पावर्ड कमेटी बनाई थी, जिसने ये सजेस्ट किया था कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट को ढंग से हैंडल करना इम्पॉर्टेंट है। तो फिर नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनी थी 2006 में, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया था 2005 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब आया था? आंसर है 2005 में आया था। और नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कब बनी थी? वो आपकी 2006 में बनी थी, 27 सितंबर 2006 में ये बनी थी। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जो हेड है, चेयरपर्सन है, वो प्राइम मिनिस्टर हैं। जैसे नीति आयोग के चेयरपर्सन भी प्राइम मिनिस्टर हैं, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के भी प्राइम मिनिस्टर हैं, और इसके 9 और मेंबर्स भी होते हैं, 9 अदर मेंबर्स भी हैं इसमें। प्राइम मिनिस्टर उसके चेयरपर्सन है, और वो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है प्राइम मिनिस्टर की, वो मैनेजमेंट ऑफ द डिज़ास्टर से लेके बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैनेजमेंट, जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि जो नेशनल जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है उसका जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है या स्टेट गवर्नमेंट की है।
वो बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो इसका काम क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट को लॉजिस्टिक या अदर सपोर्ट प्रोवाइड करना। एनडीआरएफ की बटालियंस होती हैं, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होती हैं, उनको भी भेजा जाता है। और वो एनडीआरएफ वगैरह की जो बटालियन होती है पैरामिलिट्री फोर्सेस वगैरह से ली जाती हैं, जैसे सीआईएसएफ हो गया या और आईटीबीपी हो गया, बीएसएफ हो गया, यहाँ से लिया जाता है लोगों को, और वो होम मिनिस्ट्री के अंडर होती हैं। तो इसका स्ट्रक्चर समझने की ट्राई करो। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर के अंडर होती है, लेकिन बटालियन एनडीआरएफ वगैरह की जो है वो होम मिनिस्ट्री के अंडर होती हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो लॉजिस्टिक सपोर्ट देती है स्टेट को, और प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट ऑफ डिजास्टर की जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की होती है। लेकिन जो आपकी नेशनल पॉलिसी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट है, उसने तीनों को, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड डिस्ट्रिक्ट को ऐसा बेसिकली कोऑर्डिनेशन का रोल दे रखा है कि सारी ऑर्गन्स जो हैं गवर्नमेंट के वो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करेंगे, आपस में मिलकर काम करेंगे, सो दैट डिजास्टर से निपटा जा सके, डिजास्टर को हैंडल किया जा सके। क्योंकि जब कोई बंदा मरेगा तो सेंटर या स्टेट में नहीं मरेगा, गांव में मरेगा। गांव किस में आता है? सेंटर में आता है, स्टेट में आता है, डिस्ट्रिक्ट में आता है, किस में आता है? गांव तो सभी में आता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अपना रोल प्ले करना है, स्टेट गवर्नमेंट को भी अपना रोल प्ले करना है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को भी अपना रोल प्ले करना है, एंड everybody is to play their role properly and that is how it is to be done। तो बेसिकली ये तीनों का गवर्नमेंट्स का अपना अपना बेसिकली वो रोल है जो तीनों को प्ले करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मेन जो है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैनेजमेंट ऑफ डिजास्टर इज विद द स्टेट गवर्नमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन तीनों को अपना रोल प्ले करना है, सेंटर को भी, स्टेट को भी, डिस्ट्रिक्ट को भी अपना रोल प्ले करना है। और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी किसके अंडर आती है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट, वो प्राइम मिनिस्टर के अंडर आती है। एनडीआरएफ किसके अंडर आता है? वो होम मिनिस्टर के अंडर आता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। एक आपदा मित्र, 350 डिस्ट्रिक्ट में आपदा मित्र वॉलंटियर्स को क्रिएट किया गया है। आपदा मित्र, आपदा मित्र, आपदा होता है डिजास्टर, मित्र मीन्स जो लोग इसको वॉलंटरीली हेल्प करेंगे ऐसे टाइम पे जब कोई ट्रबल आता है, तो वो जो हेल्प करते हैं उनको बोलते हैं आपदा मित्र। तो 350 डिस्ट्रिक्ट में उनको क्रिएट करना है। और आपदा मित्र क्या होते हैं? वो बेसिकली सेंट्रल सेक्टर जो स्कीम है जो 2016 में लॉन्च की गई थी, और वो एनडीए में उसका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। और ये क्या करती है? ये सूटेबल इंडिविजुअल जो डिजास्टर प्रोन रीजन में रहते हैं उनको ट्रेन करती है कि ये डिजास्टर अगर हो जाए तो सबसे पहले इनको इतनी ट्रेनिंग हो कि ये फर्स्ट सबसे पहले उसको रिस्पॉन्ड करें। और ये कम्युनिटी वॉलंटियर होते हैं बेसिकली। अगर आपसे एग्जाम में कभी क्वेश्चन आया कि एनडीएमए के अंडर जो कम्युनिटी वॉलंटियर है उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है आपदा मित्र। ये आपको पता होना चाहिए। इनके पास ऐसी स्किल होती है कि अगर इमीडिएटली डिजास्टर जब हुआ और उसका रिलीफ ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो इमरजेंसी के टाइम पे ये लोग ट्रेंड होते हैं, उनको किस तरीके से रिएक्ट करना है, बिहेव करना, उसके लिए ट्रेंड होते हैं, तो उनको आपदा मित्र बोलते हैं। तो नेचुरल डिजास्टर फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, और आपको पता होना चाहिए उसमें कौन कौन से लोगों का, फंक्शनरीज का क्या रोल उसमें होता है। फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो प्राइम मिनिस्टर के अंडर आती है, वो जो 2006 में बनी थी। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो आया था वो 2005 में आया था, और अथॉरिटी 2006 में बनी थी। तो उसका मेन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है? सबसे पहले नेशनल डिजास्टर प्लान को अप्रूव करना, पॉलिसीज़ बनाना, जो डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड पॉलिसीज़ हैं उनको बनाना, और नेशनल डिजास्टर प्लान को अप्रूव करना। नेशनल डिजास्टर प्लान एक पूरा प्लानिंग बनानी है, उसको अप्रूव करना, और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए पॉलिसीज़ बनाना। और जो मिनिस्ट्रीज़ हैं और डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, वो जो प्लान्स बनाते हैं उनको अप्रूव करना, अप्रूवल भी करना। देखो प्लान बनाएगा तो मिनिस्ट्री बनाएगी, जैसे होम मिनिस्ट्री ने बना दिया या आपका मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल प्राइम मिनिस्टर के अंडर जो है उसने बना दिया, लेकिन उसको अप्रूव करना, और गाइडलाइंस देना स्टेट अथॉरिटी को, और कोऑर्डिनेट करना, एनफोर्समेंट, इम्प्लीमेंटेशन जो एक्टिविटीज़ है उसको कोऑर्डिनेट करना, फंडिंग को, फंड्स कितने देने हैं इस सारे काम के लिए उसको रिकमेंड करना, सपोर्ट करना बाकी कंट्रीज़ को। आपका इंडिया जब किसी नेबरिंग कंट्री में कोई ट्रबल होता है तो इंडिया से काफ़ी सपोर्ट भेजी भी जाती है उन कंट्रीज़ में हेल्प करने के लिए, और ऐसे मेजर्स लेना जो डिज़ास्टर को प्रिवेंट करते हैं या मिटिगेट करते हैं, और कैपेसिटी बिल्डिंग क्रिएट करना, प्रिपेयर्डनेस के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग को क्रिएट करना, अपनी तैयारी रखी जाए सो दैट डिज़ास्टर को हैंडल किया जा सके, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग बनाना।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, उसके लिए गाइडलाइंस देना, बिकॉज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट दिल्ली में है और हमने इसका फर्स्ट लेक्चर जो था उसमें हमने डिस्कस किया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट का क्या रोल होता है। ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है लोगों को डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट कब बनी थी और ये प्रेजेंटली ये कहाँ पे सिचुएटेड है, दैट वी शुड नो। तो फ्रेंड्स, आपका जो मेंस का एग्जाम है, अगर प्री का एग्जाम है तब भी इसमें से क्वेश्चन बनेंगे, और अगर मेंस का एग्जाम है तब भी आपको पता होना चाहिए इसमें से किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। नेशनल डिजास्टर रिलीफ रिएक्शन फोर्स NDRF, इसमें नेशनल डिजास्टर जो आपका रिएक्शन फोर्स है NDRF, वो एक इम्पॉर्टेंट बेसिकली बॉडी है जिसका काम होता है कि जो भी कभी डिजास्टर कोई हुआ तो उस टाइम पे रिलीफ ऑपरेशंस, रेस्क्यू ऑपरेशंस किए जा सकें। और ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी रैपिड रिएक्शन फोर्स है जो डिजास्टर के लिए बनाई गई है, और इसका नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स भी नाम है। रिस्पॉन्स एंड रिएक्शन दोनों एक ही नाम है उसके, कई बार उसको रिस्पॉन्स फोर्स बोला जाता है, लेकिन अभी कुछ टाइम से इसको नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, ज़्यादा न्यूज़पेपर में अगर आप देखोगे तो नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स के नाम से NDRF आता है। और वो बेसिकली स्पेशलाइज्ड फोर्स है जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंडर बनी थी, और इसका काम ये है लार्जली एक लोगों को रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में इसका काम आता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो है वो एक नोडल मिनिस्ट्री है। देखो ये बड़ी माइन्यूट से इंफॉर्मेशन है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी किसके अंडर आती है, वो प्राइम मिनिस्टर के अंडर आती है। NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स जो है कब बनी थी और किस एक्ट के अंडर बनी थी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंडर बनी थी। नोडल एजेंसी कौन है, होम मिनिस्ट्री है। NDRF किसके अंडर काम करता है, होम मिनिस्ट्री के अंडर। सो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो काम है वो एड एंड असिस्टेंस किसी स्टेट को देना, वो सेंट्रल मिनिस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग डिजास्टर इन इंडिया इज दैट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट का काम क्या है, एड एंड असिस्टेंस प्रोवाइड करना, इंक्लूडिंग डिप्लॉइंग दीज पैरामिलिट्री फोर्सेस। NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स या आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, उन सबको इसमें बेसिकली प्रोवाइड करना, इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना और NDRF में उनको लाना। 16 बटालियन है इसके अंदर, और पैरामिलिट्री के लाइंस पे इनको बनाया गया है और डेप्यूटेशन पे लिए जाते हैं बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस से, जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल CISF है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स है, सशस्त्र सीमा बल है, असम राइफल्स है। तो बेसिकली टोटल 1149 इसकी स्ट्रेंथ है, और 16 बटालियन है जिसमें से BSF, ITBP, CRPF और सशस्त्र SSB, असम राइफल्स, वहाँ से इनको लिया गया है अलग अलग बटालियन। सो होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है और नोडल एजेंसी होम मिनिस्ट्री है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंडर आता है ये सारा। सो दैट इन्फॉर्मेशन वी शुड हैव। सो फ्रेंड्स, आज के जो हमारा सेकंड लेक्चर था जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के ऊपर हमारा सेकंड लेक्चर है, उसमें हमने नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, उसके बारे में डिस्कस किया। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जो फंक्शंस हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनके बारे में डिस्कस किया। उससे पहले हमने कुछ जो प्रोविज़न्स हैं वो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कैसे बनी है उसके बारे में डिस्कशन किया, और फिर हमने कुछ टर्मिनोलॉजी लैंडस्लाइड और सब्सिडेंस के बारे में डिस्कस किया। कुछ जो जोशीमठ वगैरह का केस है जो बहुत ही न्यूज़ में रहता है, उसके बारे में डिस्कस किया, क्या उसके रीजंस हो सकते हैं, क्यों वो सिंक कर रहा है। और फिर हमने डिस्कस किया कुछ जो कुछ बड़ी नेचुरल डिज़ास्टर्स इंडिया में हुए हैं, अर्थक्वेक से लेके और सुनामी तक के जितने भी हैं, और केरला का जो वायनाड लैंडस्लाइड एपिसोड रिसेंटली हुआ उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। तो ये सेकंड लेक्चर था फ्रेंड्स, हाफ एन आवर 45 मिनट्स के लेक्चर हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट के ऊपर। इनको गो थ्रू करो, ये डॉक्यूमेंट लो एंड प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्जाम, चाहे वो ऑब्जेक्टिव टाइप है या सब्जेक्टिव टाइप है। इन्फॉर्मेशन जो आपको दी जा रही है दैट इज सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम, प्रिपेयर इट वेल एंड ट्राई टू गेट गुड स्कोर इन योर एग्जाम। थैंक यू।